हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज के इस वीडियो एपिसोड को थोड़ा स्पेशल रखेंगे। आज मेरा छोटा भाई और मैं खुद साथ बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर आपसे डायबिटीज़ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करके आपको बता सकें, कोशिश करेंगे उतनी बता दें। क्योंकि होता ये है कि जब हम छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन यूजुअली छूट जाती है। तो इस वीडियो के अंदर इसको क्रिस्प रखेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको सजग किया जा सके और आपको डायबिटीज़ के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच दिया जा सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायबिटीज़? सो डायबिटीज़ बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आता है। उसका मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा होना। किसी भी चीज़ में अगर शुगर ज़्यादा होगी तो मीठी हो जाएगी, और डायबिटीज़ का एग्जैक्टली यही मतलब होता है, किसी भी चीज़ का मीठा हो जाना। तो यहाँ पे जब सबसे पहले डायबिटीज़ को डिस्कवर किया गया था, तो जो उन लोगों का यूरिन था उसको टेस्ट करते थे कुछ लोग, तो दैट वाज स्वीट, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डायबिटीज़ मेलाइटस, मीठी यूरिन, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ बेसिकली एक कंडीशन है जो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने के कारण अराइज होती है। दैट एग्जैक्टली इज डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ की एक नॉर्मल रेंज होती है, उस नॉर्मल रेंज को मैं यहाँ लगा देता हूँ। यूजुअली हम लोग कहते हैं कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है दैट शुड बी अराउंड 80 टू 120। 80 से लेकर 120 के बीच की जो रेंज है ये गुड रेंज के अंदर आता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो शुगर है उसको थोड़ा सा लोअर स्टेट में ही रखा जाए, ठीक है, विच इज़ मोर हेल्दियर। और आपने ये एक बहुत कॉमनली सुना होगा कि एक HbA1c 3 महीने की शुगर की जांच और होती है। तो होता ये है कि जो शुगर है वो हीमोग्लोबिन के अंदर जा जाके बैठ जाती है, तो उसको नापा जाता है, 3 महीने के एक एवरेज लिया जाता है और उसको HbA1c नाम दे दिया जाता है। HbA1c की भी एक चार्ट मैं यहाँ लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होने का खतरा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डायबिटीज़ के अंदर आता है वो है आपके जेनेटिक्स। देखिए, दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, और टाइप 2 जो है वो एडल्टहुड में आने के बाद शुरू होती है, यानी कि मोस्टली लोगों में 35 एंड अबव एज में शुरू होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका जेनेटिक कॉम्पोनेंट यानी कि जीन्स के द्वारा कंट्रोल वीक होता है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जीन्स के द्वारा इतनी कंट्रोल नहीं होती। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो मोस्ट कॉमन होती है, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है बहुत हद तक। यानी कि अगर आपके फैमिली में हो सकता है आपके पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, किसी को डायबिटीज़ रही हो, तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनीवन जिसके फैमिली में डायबिटीज़ पहले नहीं रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इसका जेनेटिक्स। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आता है एज। 35 या 40 के अबव काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपका पैनक्रियास है या तो उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है ड्यू टू एज, या फिर वो पैनक्रियास जो रिलीज कर रहा है हार्मोन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। आपकी बॉडी इंसुलिन को रिकग्नाइज करना, पहचानना कम कर देती है। या फिर तीसरा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो कि एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ओबेसिटी। वेट जो है वो क्या करता है, इंसुलिन को एक तरह से भुला देता है बॉडी को। बॉडी का एक फाइटिंग मैकेनिज्म है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनके अंदर वेट कम करने के लिए इंसुलिन को बॉडी भुला देती है, वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, और इस कारणवश डायबिटीज़ में उनका वेट कम होने लगता है। ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स है। तो इन 3 रिस्क फैक्टर्स के अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी कि आपका कंट्रोल जो है वो कुछ हद तक एक मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी को कंट्रोल करना या ओबेसिटी को फाइट करना देखा जाए तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ओबीज हैं, हमारे परिवारों के अंदर भी बहुत लोग ओबीज हैं, बट उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ को देखा जाए तो क्योर तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हम उसको उसके ऑनसेट को डिले या स्टॉप कर सकते हैं। और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ की जस्ट बिगिनिंग फेज है, टू बी टेक्निकल, जिनका HbA1c 7 के आसपास है, 7-8 के आसपास,
उनमें बहुत फ़ायदा देखा गया वेट लॉस का। यानी कि अगर वो वेट लॉस कर लेते हैं जो कि प्री डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक स्टेज में, तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। कंप्लीट क्योर अवेलेबल है अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं अर्ली स्टेजेस में। तो इसको प्री डायबिटिक स्टेज भी कहते हैं या अर्ली डायबिटिक स्टेज भी कहते हैं। प्री डायबिटिक स्टेज का मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। इस केसेस के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी बूस्टअप करके बढ़ा के नॉर्मल स्टेट पे मेंटेन करती है। और अर्ली डायबिटीज़ के स्टेट में भी समथिंग सिमिलर कंडीशन ही बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है। और क्योंकि इंसुलिन की मात्रा वो बॉडी बराबर रखने की कोशिश करती है, तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है एक बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको ये लगता है कि उस समय तो डायबिटीज़ है ही नहीं आपको, लेकिन उस समय डायबिटीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ से रिलेटेड और क्या क्या बीमारियां जो हैं होती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई तो उसको और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अभी इसका एक सिर्फ स्नैपशॉट लेंगे, बाकी विस्तार के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए कि इसमें और क्या क्या बीमारियां एक डायबिटीज़ वाले इंसान को हो जाती है। देखिए, डायबिटीज़ जो है ना, वो एक ऐसी बीमारी है जो आपके सर से लेके आपके पैर तक हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। चाहे वो आपकी आँख हो, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपके पैर हो, चाहे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, सब चीज़ों को एक एक करके बात करते हैं। अगर हम आपके एकदम टॉप पोर्शन से स्टार्ट करें, आपके ब्रेन से, तो देखिए जो आपके ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, डायबिटीज़ के कारणवश वो ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ने लगती है, नैरो होने लगती है, और आपको स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है, इस्कीमिक स्ट्रोक की रिस्क। वहीं अगर हम आँखों की बात करें तो आँखों में तो बहुत ही कॉमन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं आँखों में बहुत कॉमन है, और हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंस है। इस कंडीशन को कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जो आपके आँख का रेटिना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनने लगती है। क्यों बनने लगती हैं? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो बॉडी एज अ फाइटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा ब्लड वेसल बनाती है, पर वो ब्लड वेसल अंत में नुकसान ही करती है, और वो जो रेटिना है आपका धीरे 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 ख़राब होने लगता है। और इवेंचुअली अगर उसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए, उसकी सर्जरी ना कराई जाए, तो इवेंचुअली आदमी अपनी आँखें खो देता है। आपको एक ग्लिम्स देने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को लेके अपनी आंखों पे रख सकते हैं, और 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आंखें ही नहीं है तो शायद से ये संसार भी कुछ भी नहीं है। संसार कलरफुल दिखता है, संसार खूबसूरत दिखता है अपनी आंखों की वजह से। तो आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। तो कुछ 1-2 पॉइंट्स और बता दीजिए आप, उसके बाद हम आगे डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करूं तो वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन उसको बहुत इजीली हम इग्नोर कर देते हैं। कई लोगों के पैरों में बहुत तेज झंझनाहट देखने को मिलती है, बहुत सीवियर पेन उठता है, लेकिन उन लोगों को लगता है शायद काम ज़्यादा कर लिया होगा इस वजह से हो रहा है, कोई छोटी मोटी चोट आ गई होगी इस वजह से हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे HbA1c के खून की जांच रेगुलर बेसिस पे नहीं कराते हैं। तो ये जो पेन्स उठते हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी डायबिटीज़ एडवांस स्टेज में जा रही है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैरों में झंझनाहट होती है, बहुत सीवियर पेन उठता है, तो आप कृपया करके अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये बहुत ही एक सीवियर लक्षण हो सकता है एडवांस डायबिटीज़ का। अब डायबिटीज़ के बारे में हमने न्यूरोपैथी के बारे में जब हमने चर्चा करी है, तो न्यूरोपैथी का पेन जो है वो नसों का दर्द बड़ा कॉमन है। ऐसे ही बोला जाता है आम भाषा में कि नसों के अंदर दर्द हो रहा है। तो नसों के अंदर दर्द होता ही इस वजह से है कि जो आपकी नस है उसके ऊपर एक शीट होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं, वो डायबिटीज़ की वजह से उसकी थिनिंग होने लग जाती है, यानी कि वो पतली होने लग जाती है नसें, और वो वहाँ पे पेन कॉज करती है। तो उसका इलाज बहुत इजी है, बट उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी आदमी को डायबिटीज़ ना हो, उसको क्या क्या कोशिश करनी चाहिए कि मुझे डायबिटीज़ ना हो। आज मैं डायबिटीज़ से फ्री हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम डायबिटीज़, सो व्हाट आर द ways by which I can prevent myself from getting diabetes? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको 3 रिस्क फैक्टर बताया।
रिस्क फैक्टर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपका जो वेट है वो एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इस चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके हाथ में है इसका कंट्रोल। आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आप अपने जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते, आप अपनी एज को नहीं बदल सकते, पर आप अपने वेट को बदल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट को बदलना। वेट कंट्रोल हो जाएगा तो 90% समस्या वैसे ही चली जाएगी। इसके अलावा जो एक आध इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है वो है स्मोकिंग। एक्चुअली स्मोकिंग क्या होता है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, लेकिन होता क्या है कि स्मोकिंग की वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। और होता क्या इवेंचुअली कि बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस ब्लड ग्लूकोज लेवल के, तो इंसुलिन जो है काम करना कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास ये सिग्नल है कि इतना ग्लूकोज लेवल तो नेचुरल है। इसके अलावा तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आता है, वो है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। कॉर्टिसोल क्या करेगा, बहुत एक्सेस में ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाएगा बॉडी में, और वो जो ग्लूकोज लेवल्स है वो धीरे 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 बॉडी नॉर्मलाइज कर देगी कि हाँ शायद 150 ग्लूकोज का लेवल है, 200 ग्लूकोज का लेवल एक नेचुरल लेवल है हम इस बॉडी का। तो इंसुलिन लेवल भी उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगे, तो शायद 150 पे आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट मेंटेन करेगी और धीरे धीरे आप डायबिटीज़ में जान लेंगे। तो स्ट्रेस ओबेसिटी के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे या कुछ हद तक रिवर्स हो सके। रिवर्स पूरी तरह नहीं हो सकती बट कुछ हद तक रिवर्स हो सकती है, और क्या क्या बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके अंदर ब्लड शुगर की स्पाइक्स ना आए। राइट, देखिए जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, तीन चीज़ें जो मैंने अभी तीन चीज़ें आपको बताई, वेट, स्मोकिंग और स्ट्रेस, ये तो कॉमन ही रहेगी। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका बहुत ही इजीली अगर थोड़ा सा माइंडफुली खाएं तो आप बहुत ही इजीली डायबिटीज़ को रिवर्स तो नहीं लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यस, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मेरे कहने का जो मतलब है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको अभी स्क्रीन पे दो कर्व्स दिख रहे होंगे, यानी कि दो ग्राफ दिख रहे होंगे। इसमें से जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है वो तो है पोटैटो का, आलू का, और जो राइट साइड वाला ग्राफ है वो है आपके संतरे का, ऑरेंज का। जो आलू है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि उस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, उसकी पीक बहुत जल्दी अचीव हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जब कोई आदमी आलू खाता है तो आलू उसकी बॉडी में जाके बहुत जल्दी अपना सारा ग्लूकोज रिलीज कर देता है, यानी कि उसकी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उस ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वहीं अगर आप संतरे का देखें तो उसकी पीक बहुत लेट आ रही है, यानी कि बॉडी को एनर्जी बर्न करनी पड़ रही है, अपना ग्लूकोज बर्न करना पड़ रहा है और ग्लूकोज लाने के लिए। इसका मतलब ये है कि आलू जो है वो ज़्यादा शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि आप डायबिटिक है तो आपकी बॉडी उतना इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर पाएगी, या अगर इंसुलिन रिलीज कर भी देगी तो वो इंसुलिन इतना इफेक्टिव ही नहीं होगा उस ग्लूकोज को काउंटर करने के लिए। वहीं अगर आप संतरे को देखें तो वहाँ पे धीरे 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 ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी धीरे धीरे मेंटेन कर लेगी इंसुलिन लेवल्स को वहाँ पे, क्योंकि कम क्वांटिटी में इंसुलिन चाहिए या कम इफेक्ट चाहिए तो भी मेंटेन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि हर 2 घंटे के अंदर कोई भी फूड कितना ग्लूकोज रिलीज करता है या कितना ग्लूकोज बढ़ाता है। पॉइंट ये है कि जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स होते हैं, दे आर मच हेल्दियर फॉर यू एज अ डायबिटिक पेशेंट। और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है जो ज़्यादा जल्दी ग्लूकोज रिलीज करते हैं, वो हेल्दी होते हैं एथलीट्स के लिए, खासकर उन एथलीट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि वो डायबिटिक्स में किसी काम के नहीं है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के? बाजरा, ज्वार, होल व्हीट, मैदा नहीं होल व्हीट, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं एक्सेप्ट बनाना। बनाना का बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो बनाना आप अवॉइड करें। और आपने सुना भी होगा कि बनाना यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। और एक और फ्रूट है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो है मैंगो। मैंगो जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आता है, वो भी आप अवॉइड करें तो बेहतर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके खान पान से रिलेटेड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगली बार जब भी आप कोई फूड चॉइस बनाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर देखें। वैसे एक आजकल बड़ा फेमस फ्रूट मतलब आने लगा है मार्केट में, जिसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। यूजुअली उसके अंदर कोई मिठास नहीं होती,
वो बहुत अच्छा रहता है वैसे तो। अगर आप फ्रूट्स के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि अलग अलग फ्रूट्स का, तो आप ड्रैगन फ्रूट भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें स्वीटनेस बहुत मिनिमम होती है, तो इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। राइट। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ को अब हमने देखा कि कैसे बचाया जा सकता है। अब कुछ मेडिसिन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सी मेडिसिन हर एक को सूट कर जाए और किसको सूट ना करे। हालांकि मेडिसिन्स के लिए तो एक बहुत बड़ी डिस्क्लेमर देना चाहते हैं हम दोनों कि आप मेडिकेशन हमारा वीडियो देख के बिल्कुल भी ना लें। आप डॉक्टर को दिखाएं या आप हमारे पास भी आएँ, हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आपकी इंडिविजुअल हेल्थ को देखते हुए फिर मेडिकेशंस जो है वो बताई जाती है। ऐसे मैं आपको वीडियो के अंदर एग्जांपल्स दूंगा, उसको लेके आप मेडिकल की शॉप से ख़रीद के खाने लगेंगे तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है और हाइपरग्लाइसीमिया का भी रिस्क है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है। कुछ मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसको शुरुआत हम करेंगे इंसुलिन से, और उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से, और उसके बाद इंजेक्टेबल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से। ठीक है। तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बताइए। देखिए, इंसुलिन जो है आप जानते हैं सबकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन जो हम मार्केट से इंसुलिन लाते हैं वो मेनली दो प्रकार का होता है तीन है टेक्निकली मेडिकली स्पीकिंग, बट आपके काम का दो प्रकार का। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वो होता है जो आप खाने से जस्ट पहले या जस्ट बाद में लगाते हैं। मोस्टली लोग जस्ट पहले लगाते हैं। बहुत ही जल्दी एक्शन आ जाता है उसका और बहुत ही जल्दी एक्शन चला जाता है। उसका एक एग्जाम्पल है एस्पार्ट। ठीक है। अगर ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो वो एक्ट रैपिड नाम से आता है, ब्रांड नेम पे नहीं जाएंगे, उसका सॉल्ट नेम एस्पार्ट है। सेकेंड जो इंसुलिन आता है वो आता है लॉन्ग एक्टिंग। वो इंसुलिन दिन में एक बार लगता है और 24 घंटे तक उसका असर मेंटेन रहता है। उसका ब्रांड नेम आता है लैंटस और जो सॉल्ट नेम है दैट इज ग्लार्जीन। तो ये जो दो इंसुलिन्स है ये एडवांस डायबिटीज़ के लिए या जिनमें ज़्यादा एडवांस नहीं है बट अर्ली स्टेज से ऊपर जा चुके हैं उनमें बहुत एक इफेक्टिव थेरेपी है। इंसुलिन इज़ अ सेफ थेरेपी, लेकिन वही बात है अगर आप खुद से इंसुलिन लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया इज मच मोर डेंजरस इन शॉर्ट स्पैन कंपेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो वही बात है, इंसुलिन आप खुद से कभी ना लें, लेकिन ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बताया कि दो तरह के मेनली इंसुलिन होते हैं। ठीक है। अब ओरल मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं और हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो खुद से मेडिसिन नहीं ले रहे। तो मोस्ट कॉमन जो सॉल्ट है, जो यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है, वो मेटफॉर्मिन दिया जाता है हर एक को। ठीक है। वी स्टार्ट विद लोअर कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड देन जैसे 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 उससे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तब हम हायर की तरफ जाते हैं। यूजुअली यही पैटर्न अपनाना पड़ता है अपने को, ये देखते हुए कि आदमी की हिस्ट्री कितनी लॉन्ग है। अगर हो सकता है कि हिस्ट्री भी आपको 5 साल 6 साल की मिल जाए तो हम ये पुरानी ड्रग्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करके सीधा एडवांस ड्रग्स पे जा सकते हैं। बट किसी को नई नई डायबिटीज़ होती तो वो मेटफॉर्मिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन इज़ अ ओल्ड टेस्टेड ड्रग। इसके ऊपर बहुत जांचें हो चुकी है, बहुत टाइम से चली आ रही है और इट इज़ अ गुड मेडिसिन। ठीक है। तो मेटफॉर्मिन के अलावा और कौन कौन सी मेडिकेशन है वो अपन जानते हैं। जो इन्होंने बताया कि मेटफॉर्मिन एक बहुत पुरानी ड्रग है, वैसे एक पुरानी ड्रग और आती है, वो आती है ग्लिमिपेराइड। तो जो ग्लिमिपेराइड ड्रग है वो करती क्या है, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा रिलीज करवा देती है। मेटफॉर्मिन का एक्शन अलग है, ग्लिमिपेराइड का एक्शन ये है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज कराती है। ग्लिमिपेराइड की एक दिक्कत है, क्योंकि वो ज़्यादा रिलीज करा रही है इंसुलिन को, तो वो वैसे ही एक्ट करती है जैसे एक्सटर्नल इंसुलिन एक्ट करता है। तो उसमें रिस्क फैक्टर भी सेम है, यानी कि ग्लिमिपेराइड अगर आप खाली पेट ले लेंगे तो आपकी शुगर ड्रॉप करने का, शुगर लो होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। अब कुछ रिसेंट एडवांस मेडिसिन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ग्लिप्टिन्स। जो ग्लिप्टिन्स मार्केट में आई है, विडाग्लिप्टिन, सीडाग्लिप्टिन, ये जो ग्लिप्टिन्स है ये DPP4 इनहिबिटर्स हैं। तो बेसिकली ये वाले जो ड्रग्स है ये काफ़ी एडवांस ड्रग है। ये वाली मेडिसिन यूजुअली हम उनमें प्रिस्क्राइब करते हैं जो बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में है, या फिर वो जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस चाहिए।
और भी एक दो ड्रग्स है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो ग्लिप्टिन इन्होंने बताया DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स है, उनकी अच्छी बात यह है कि वो बहुत हद तक कार्डियो प्रोटेक्टिव है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आपकी हार्ट अटैक की रिस्क रिवर्स हो जाएगी, कुछ हद तक कम हो जाएगी। और उनमें अच्छी बात यह है कि उनमें हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क नहीं होती। लेकिन अगेन क्योंकि वो एडवांस ड्रग है तो हम राइट अवे उसको यूज़ नहीं करते। और सीटाग्लिप्टिन जैसी जो ड्रग है थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड पे भी रहती है, कॉस्ट एक उसका डाउन साइड है। उसके अलावा ये ड्रग्स बहुत इफेक्टिव है। देखा गया है कि जिनके अंदर मेटफॉर्मिन काम नहीं करती उनमें काफ़ी अच्छे से काम करती है, और जो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है वो भी कुछ परसेंटेज कम होती है। ऐसा कई लिटरेचर में, कई रिसर्च पेपर में पाया गया। इसके अलावा अगर मैं एक ड्रग की बात करूं तो वो है GLP-1 एनालॉग। उसका एक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप है, वो होता है एक्सेनाटाइड। लेकिन इसमें आपने कुछ शॉर्ट नेम सुनोगे जो बहुत ही फेमस हो चुके हैं। उसमें से एक है डुलाग्लुटाइड या फिर सीमाग्लुटाइड। ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही एडवांस दवाइयाँ हैं, पेटेंटेड मेडिकेशन है, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है। अगेन ये ड्रग्स कॉस्टली है, आप खुद से ना लें, बट स्टिल इनके अंदर बहुत अच्छा कार्डियो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और जिनके अंदर सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। और इसका सेकंड बेनिफिट आता है वेट लॉस प्रॉपर्टी से। तो ये एक कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसको बहुत सारे लोग अब्यूज़ भी इसीलिए करते हैं कि उससे इनका वेट लॉस हो जाए। बट रिमेंबर, आप इसकी डोज को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अगर आपको ज़रूरत हो तो ही लीजिए। अदरवाइज़ वेट लॉस करने के लिए आपको इस तरीके की एडवांस मेडिकेशन की तरफ हाथ नहीं डालना चाहिए। इसकी ब्यूटी ये है कि आजकल वैसे ये इंजेक्टेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन ये आजकल ओरल कैटेगरी में भी मिलने लगा है। एंड द ब्यूटी इज़ कि ओरल मेडिकेशन की और इंजेक्टेबल की एफिकेसी ऑलमोस्ट आसपास ही आ गई है। तो ऑब्वियसली ओरल मेडिकेशन लेना जो है आसान होता है इंजेक्टेबल से, और थोड़ा हाइजीनिक भी होता है, सीधा दवाई खा ली। उसमें तो आपको निडल का ध्यान रखना है, कोई इन्फेक्शन का ध्यान रखना, बहुत चीज़ें आ जाती है। तो ये हो गई कुछ मेडिकेशंस के बारे में चर्चा। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, हाँ, इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, पर ये वो फेमस ड्रग्स है जो मोस्टली लोगों ने सुनी होती है, आप लोग हो सकता है लेते भी हो। ये उनके बारे में चर्चा है कि कैसे काम करती है, क्या काम करती है बेसिकली। अच्छा, एक मेरे दिमाग में सवाल आया। लेट्स से कि कोई ऐसा आदमी है जिसको लॉन्ग टाइम तक वो दवाइयाँ ले रहा है, लॉन्ग टाइम तक अगर कोई आदमी दवाई ले रहा है और उसका शुगर जो है परफेक्टली कंट्रोल्ड आ रहा है, तो क्या उसको दवाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नेवर। देखिए ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। अगर आपका ग्लूकोज ठीक आ रहा है तो उसका रीज़न है आपको दवाई ले रहे हैं। जैसे आप वो दवाई छोड़ेंगे आपकी दवाई का इफेक्ट चला जाएगा और आपका शुगर लेवल रैपिडली शूट अप करेगा। तो मान लीजिए अगर आपका प्रीवियस दवाई लेने से पहले का लेवल इंसुलिन का 150 के आसपास मेंटेन था, तो दवाई छोड़ने के बाद वो इंसुलिन लेवल उससे ऊपर चले जाएंगे, प्रीवियस लेवल से ऊपर, क्योंकि अब आपकी बॉडी हैबिचुअल है दवाई के। तो 200-250 के लेवल तक पहुंच सकता है। दवाई आपको कभी नहीं छोड़नी है। अगर आपको दवाई चेंज करनी है या कुछ भी करना है तो जिस डॉक्टर से आप रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी से लें। ऐसा अगर आप ऐसा करेंगे कि आप डॉक्टर चेंज करने के बाद में आप दवाई चेंज करने के लिए जाएंगे, तो देखिए आपकी नए डॉक्टर को आपके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है या प्रीवियस बेसलाइन के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ पे ब्लंडर होने के चांसेस हैं। दवाई कभी ना छोड़े और बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना चेंज ना करें। इधर जैसे इन्होंने कहा कि डॉक्टर कंसल्टेंसी, एक मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि वी एज डॉक्टर्स, हम लोग आपके साथ नहीं रह रहे हैं और हम लोग आपसे 10 मिनट की मुलाकात, 15 मिनट की मुलाकात के अंदर हम एक्चुअली ये जज नहीं कर सकते कि कौन सी ड्रग आपके लिए बेस्ट होगी। तो एक चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी आप मेरे पास मिलने आए हैं अपने डायबिटीज़ के लिए, या फिर आप कहीं किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो वो 1 हफ्ते का चार्ट ज़रूर लेके जाइएगा, जिसके अंदर आप अपने शुगर्स डेली मॉनिटर करें सेम टाइम पे, ताकि हम लोग आपकी मेडिसिन्स को प्रॉपरली आपके हिसाब से एडजस्ट करके आपको दे सकें। होता ये है कि हमारे को नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि आपकी शुगर क्या चल रही है। आप आए, आपका टेस्ट हम लोगों ने क्लिनिक में किया, आपका शुगर उस समय 150 निकला, तो मैंने 150 के हिसाब से आपको मेडिसिन अगर दे दी
और आपका पता चलता है कि यूजुअली सुबह से शाम तक का जो एवरेज ग्लूकोज है वो करीब करीब 50 आ रहा है, तो आपको तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपने ब्लड शुगर को खुद नापें, और खुद नापने के साथ साथ अपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रोज रोज करना, लेकिन एक हफ्ते का डेटा इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। एक वीक का डेटा अगर मुझे मिल जाए तो उससे मुझे एक वीक का क्यों चाहिए आप ये पूछ सकते हैं कि एक हफ्ते का क्यों चाहिए, मैं 2 दिन का भी तो ला सकता हूँ। एक हफ्ते का मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मोटा मोटा हम लोग हर वो चीज़ खा लेते हैं इससे जो शुगर अप एंड डाउन हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल एक हफ्ते में हो सकता है आपने 1-2 बार मिठाई भी खाई हो, ये हो सकता है 1-2 बार आपने जो है फास्ट फूड भी खाया हो, और अगर आप रेड मीट वगैरह खाते हैं तो आपने हो सकता है वो खा लिया हो सकता है। ठीक है, तो उससे मुझे एक ब्रॉड डेटा मिल जाएगा जिससे मैं आपको आपके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सकूं, या कोई और डॉक्टर भी। ठीक है, तो और बेसिकली कहना यही चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी या किसी और की बॉडी, हर किसी की बॉडी की फंक्शनिंग अलग अलग है। तो आपकी एग्जैक्टली बॉडी की फंक्शनिंग कैसी, कैसा रिस्पॉन्स देती है आपकी बॉडी खाने को, वो हमको एक हफ्ते के चार्ट से ही पता चल पाएगा। क्योंकि देखिए एक दिन में तो हमारे शुगर लेवल्स बहुत वेरी करते हैं, लेकिन एक हफ्ते पे हमको एक ट्रेंड पता लग जाता है। इसलिए हम आपसे एम्फेसिस कर रहे हैं इस चीज़ का। हम्म, ठीक है। तो अब लास्ट की टाइम, अब वीडियो जो है अपने एंड की तरफ आ गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट में जाते जाते आपसे 1-2 बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गई है, वो अपने मेडिसिन वगैरह भी ठीक से ले रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब भी क्या उसको कोई और बीमारी होने का रिस्क है? डायबिटीज़ के चलते हाँ, बट डायबिटीज़ के अंदर शुगर उसने अच्छे से कंट्रोल रखी है, तब भी क्या उसको रिस्क है किसी और चीज़ का? बिल्कुल। देखिए डायबिटीज़ जो है उसकी एक सबसे बुरी बात यह है कि वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज़ है। डायबिटीज़ जो है वो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा गिरा देती है। अब जो डायबिटीज़ पहले असर कर चुकी है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर, वो असर को रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो असर तो रहेगा ही। उसके अलावा आपके ब्लड के अंदर और आपकी बोन मैरो के अंदर जो डायबिटीज़ ने आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो जिन लोगों के अंदर हमने किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है, जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उनमें अगर डायबिटीज़ मिलती है तो हम उनको सबसे पहले ये चीज़ कहते हैं कि आप जाके वैक्सीन लगवाओ। अगर आपको डायबिटीज़ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूमोनिया की वैक्सीन सबसे पहले जाके लगवाएं, और खासकर उन लोगों को जिनमें HbA1c लेवल्स 11-12 से ज़्यादा रहते हैं, उनमें बहुत हाई रिस्क है कि वो न्यूमोनिया आज नहीं तो कल डेवलप कर लें। क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो हम एडवांस एज में देखते हैं ऐसे पेशेंट्स, वो मोस्ट डायबिटिक होते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वैक्सीन्स के बारे में, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं जिनको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन जो ठीक नहीं हो रहा हो, या कोई ऐसी चोट है जो ठीक नहीं हो रही हो, और उसको कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है, और जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता पड़ता है यार इसको तो अनकंट्रोल्ड शुगर है। हम लोग उसको कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, बट उसकी शुगर जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कंट्रोल करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली आपको अपनी मॉनिटर करती रहना चाहिए। उसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल और आपके ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर और आपका बीपी, ये 2 चीज़ें तो ऐसी है जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 2 बार कर लो। चलो अगर आप टोटली हेल्दी हो तो हफ्ते में 2 बार कर लो, लेकिन करो जरूर। इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, और कुछ बताना चाहोगे आप? बिल्कुल। देखिए जब आप नहाने जाते हैं या जब आप अनड्रेस होते हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी बॉडी पे अच्छे से देखें कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी। देखिए डायबिटीज़ के अंदर अगर आपको कहीं चोट लगती है तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चोट ठीक ना हो, और जिन लोगों में डायबिटीज़ की चोट ठीक नहीं होती है उनमें उस एरिया का गैंग्रीन होने के रिस्क है। तो आप अपनी बॉडी पे चोट देखें, अगर ऐसी कोई चोट है जो ठीक नहीं हो रही तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। अगर नहीं जा सकते आप टेलीमेडिसिन से कंसल्ट करें, पर आप इमीडिएटली डॉक्टर के कंसल्टेशन पे जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी वो चोट ठीक नहीं हो रही तो आपका लेग काटना पड़ सकता है, एम्पुटेट करना पड़ सकता है, या आपका हैंड काटना पड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्व करना। ये एक
थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच हम लोगों ने लिया डायबिटीज़ के बारे में। फिर से मैं कह दूं कि वीडियो का मकसद आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। प्लीज़ मेडिसिन्स अपने आप से मत लीजिएगा। बहुत सारे नुकसान होते हैं। हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हों, आपने बहुत रिसर्च करी हो, फिर भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सेल्फ मेडिकेट। आप खुद भी डॉक्टर हो सकते हैं, बट फिर भी आपको एक अपने डॉक्टर के पास जाके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है। एक दो चीज़ें मैं और जाते जाते बताना चाहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको शेयर करी, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। आप जाके अलग अलग जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। जर्नल्स के नाम एक दो अगर आप बताना चाहें तो। वैसे तो जर्नल्स शायद लोग जानते होंगे, बट मैं एक आपको वेबसाइट बता देता हूँ जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। पबमेड पे जाके, पबमेड एक वेबसाइट है जहाँ सारे जर्नल्स होते हैं, जहाँ सारे पेपर्स जो है पब्लिश रहते हैं। तो पबमेड पे जाके पढ़ सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो जानना, आप बस पबमेड पे जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे उसके आर्टिकल्स। बहुत इजी तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को साइंटिफिकली पढ़ने का, कि आप जनरल्स को स्टडी करें। सीधा गूगल पे स्टडी करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज ये हैं कि अनपढ़ लोगों ने या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने हो सकता है कुछ कुछ बातें लिखी हो। तो बेटर ये कि आप आर्टिकल्स को स्टडी करें, उसमें आपको थोड़ा सा होलिस्टिक डेटा ज़्यादा मिलेगा और मोस्टली वो डेटा एक्यूरेट होता है। देखिए, अगर आप हमारी भी वीडियो देखते हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके उसको वेरीफाई करें। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो प्रमोट करता हूँ, ये भी प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ों को, कि आप जाएं, आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें। किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखने से अच्छा आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, आपकी शायद 4 चीज़ों की नॉलेज और बढ़ेगी उससे। बिल्कुल। और रिसर्च आर्टिकल को रीड करने के भी तरीके होते हैं। ऐसे आप कोई भी आर्टिकल देखेंगे तो आपको यूजुअली हो सकता है कि आपको या तो उनकी भाषा समझ नहीं आए, या फिर ये हो सकता है कि उस डेटा की या वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसका कितना रिलेटेबिलिटी है रियल लाइफ से। तो वो धीरे 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 आप जब पढ़ने लगेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें अपने सवाल। आपको कोई भी सुझाव देना हो तो वो ज़रूर कमेंट में लिखें। कमेंट सेक्शन होता ही इसलिए ताकि आप अपने मन के अंदर जो भी बात हो वो आप वहाँ लिख दें। आप एक यूजुअली सोचते हैं कि कमेंट में सिर्फ तारीफ़ करनी होती, तारीफ़ नहीं करनी होती, आपके अंदर जो भी फीलिंग है आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, या आपको हो सकता है कुछ पूछना हो तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अभिषेक।